क्लास 10th के इंग्लिश का एक पोएम है द ट्रीज़, जिसका हम लोग इस वीडियो में शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के सभी आंसर्स को देखेंगे। और ये वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगर आपको इस चैप्टर का PDF चाहिए या पूरे बुक का एक ही PDF में पूरा सोल्यूशन चाहिए NCERT का, चाहे प्रोज हो चाहे पोइट्री हो तो सप्लीमेंट्री हो चाहे, तो आप डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो उसमें आपको मोबाइल नंबर मिलेगा, उस नंबर पे व्हाट्सअप करें। उसके कुछ चार्ज हैं, उस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे आपको PDF मिल जाएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये न्यू सेशन है 2023-24 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर आर द ट्रीज एट प्रेजेंट, व्हाट डू दियर रूट्स एंड लीव्स डू। वर्तमान में वृक्ष कहाँ हैं, उनकी जड़ें व पत्तियाँ क्या करती हैं। यदि आप इस लेसन का, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर के शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आराम से, बड़े आसानी से दे पाएंगे। तो द ट्रीज़ आर इन वेरंदा एट प्रेजेंट, वर्तमान में जो वृक्ष हैं वो बरामदे में है। दियर रूट्स, उनकी जड़ें, लीव्स और पत्तियाँ ट्राई टू एक्सट्रिकेट, छुड़वाने का, आज़ाद कराने का प्रयास कर रही हैं देमसेल्व्स, खुद को, फ्रॉम द क्रैक्स, दरारों से। उनकी जड़ें व पत्तियाँ खुद को दरारों से अलग करने का प्रयास कर रही हैं। प्रेजेंट टाइम में ना जो पेड़ है वो बरामदे में है। क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जिस तरीके से आपको सही समझ में आए इसीलिए इसको ऐसे बनाया गया है ताकि आपको आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 2, कवित्री ने रात्रि का वर्णन किस प्रकार किया है, वह कैसे महसूस करती है। तो इसमें लिखा हुआ है डिस्क्राइबिंग द नाइट, कवित्री ने रात्रि का वर्णन करते हुए कही है द पोइटेस राइट्स दैट द नाइट इज़ वेरी क्लियर, रात जो है बिल्कुल स्पष्ट यानी स्वच्छ एकदम है, क्लियर है। एंड द फुल ऑफ मून इज शाइनिंग इन द ओपन स्काई, और खुले हुए आसमान में पूरी चंद्रमा चमक रही है। सी स्मेल द लीव्स, और वो महसूस क्या करती हैं उसको देखना है। सी स्मेल द लीव्स ऑफ लीचन इनसाइड द रूम, और वो ना रूम के अंदर बैठ के जो लेटर्स लिख रही थी उस जगह पर ना उन्होंने उस काई के कुछ गंध को महसूस किया। ये लीचन जो लाइकेन है, ये लाइकेन कहें लीचन कहें जो भी है, इसके माने काई होता है, काई मॉस भी कहते हैं, इसका सेकंड मीनिंग है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कविता के प्रथम पद्यांश में वृक्षों को चिड़ियों व कीड़ों के उपयोगी क्यों नहीं बताया गया है। तो आंसर है इसका, द ट्रीज इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम आर नॉट डिस्क्राइब्ड एज यूजफुल फॉर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, यानी कविता के प्रथम पद्यांश में वृक्षों को चिड़िया व कीड़ों के लिए उपयोगी नहीं बताया गया है। बिकॉज, क्योंकि द ट्रीज डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा आर आइदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स केप्ट इनसाइड द हाउस और ओनली शो इन ए पेंटिंग और पिक्चर। लिखा हुआ है क्योंकि पहले पद्यांश में ना जिन वृक्षों का वर्णन किया गया है ये या तो घर के अंदर ऑर्नामेंट सजाने वाली चीज़ पौधे हैं, या तो ये मात्र एक पेंटिंग है जो चित्र होता है उसमें दिखाए गए हैं, मात्र इतना ही बताया गया है। इसीलिए ना कविता में कीड़ों का जो महत्व है या चिड़ियों का जो महत्व है उसको नहीं बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, कवित्री ने घरों के अंदर के वृक्षों की वृद्धि को किस प्रकार दर्शाया है। देखते हैं, द लीव्स आर पुटिंग प्रेशर ऑन द ग्लास, यानी वृक्ष के जो पत्ते हैं वो प्रेशर यानी दबाव डालते हैं कांच की ओर। और स्मॉल ट्विग्स आर ट्विस्टेड, और छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं वो ट्विस्टेड ड्यू टू एक्सेसिव एफर्ट, कठिन प्रयास के कारण उनकी जो टहनियाँ हैं ना वो ऐंठ गई हैं, ट्विस्ट हो गई है। द लॉन्ग टाइट ब्रांचेस रब अगेंस्ट द रूफ, और जो सख्त और बड़े जो शाखाएं हैं पेड़ की वो छत के खिलाफ या छत के विरुद्ध वो रगड़ खा रही हैं यानी रब कर रही हैं। दस इस प्रकार द पोएटेस डिस्क्राइब्स द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज इनसाइड द हाउस, इस प्रकार कवित्री जो है ना ये पेड़ों के ग्रोथ को, पेड़ों के वृद्धि को दर्शाई है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर द ट्रीज मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वृक्ष जंगलों से बाहर क्यों जा रहे हैं। द ट्रीज आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट बिकॉज द फॉरेस्ट इज़ दियर ओरिजिनल प्लेस, क्योंकि जंगल ही उनका वास्तविक घर है। अगर ये वीडियो ज़रा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। हमारा शॉर्ट का 5 क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो चुका है, जो बिल्कुल सटीक और सुदृढ़ शब्दों में पूरा हुआ। इसमें इसलिए इसको छोटा छोटा बनाया गया है, और सटीक जो शब्द हैं सिर्फ उन्हीं शब्दों के उपयोग से ही ऐसे प्रश्नों का उत्तर बनाया गया है। अब हम लोग यहाँ से लॉन्ग पर चलते हैं। जंगल के पेड़ों के विजय मार्च की ध्वनि और गुस्से का वर्णन करें।
यानी जंगल के पेड़ जो हैं वो जो घरों में हैं, वो घरों से जो निकल कर बाहर जा रहे हैं जंगलों में, तो उनकी टहनियाँ हैं रगड़ खा रही हैं, कांच की वो दबाव डाल रहे हैं, क्रैक आ जा रही हैं बरामदे में, तो ना उनके अंदर एक क्रोध यानी गुस्से टाइप का कुछ हो जाता है। तो उसी चीज़ को ना हमको इसमें डिस्क्राइब करना है। लिखा है नाउ डेज ह्यूमन्स आर ग्रोइंग ट्रीज इनसाइड देयर हाउसेज। आजकल मनुष्य ना अपने घरों के अंदर पेड़ उगा रहे हैं। और लिखा है आगे, द ट्रीज हैव बीन कन्फाइंड टू दियर 4 वॉल्स ऑफ द रूम। वृक्षों के कमरे की 4 दीवारों तक सीमित कर दिया गया है। किसको? उन पेड़ों को। इन पेड़ों को हम घरों में लगा रहे हैं। आगे चलते हैं। लिखा है एज द ट्रीज ग्रो आउटवर्ड दियर रूट्स क्रिएट क्रैक इन द वेरांडा वॉल। और जैसे जैसे पेड़ ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं ना, उनकी जो जड़ें हैं वो बरामदे की दीवार पर क्रैक, दरार बना देती है। बाई मॉर्निंग द फॉरेस्ट इज सपोज टू बी फुल ऑफ ट्रीज। और सुबह तक ना ये जंगल सपोज किया जाता है कि पूरा भर जाएगा। इट इज़ द साउंड एंड फ्यूरी ऑफ द विक्टोरियस मार्च ऑफ द ट्रीज टू द फॉरेस्ट। और इसमें लिखा हुआ है कि यह जंगल के पेड़ों के विजय मार्च की ध्वनि और गुस्से का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग का और लास्ट क्वेश्चन है ये। इसी के आंसर के बाद हम आगे देखेंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द मैसेज दैट द पोएट्स वांट्स टू गिव टू द रीडर्स थ्रू द पोएम द ट्रीज। द ट्रीज कविता के माध्यम से कवित्री क्या संदेश देना चाहती है। लिखा एंड्रीनी रिच पोएम द ट्रीज डिपिक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। यानी एंड्रीनी रिच की ये जो कविता द ट्रीज है, ये हमें मनुष्यों और प्रकृति के बीच के प्रतिस्पर्धा को दर्शाया है, दिखाया है, संघर्ष को दर्शाती है। आगे लिखा हुआ है द पोएट्स वांट्स टू गिव दिस मैसेज दैट वी कंसीडर द प्रेजेंस ऑफ सम ट्रीज इनसाइड आवर हाउस एज नेचर। कवित्री यह संदेश देना चाहती हैं कि हमारे घर के अंदर कुछ वृक्षों की उपस्थिति को हम प्रकृति समझ बैठे हैं। हमको लगता है कि अगर हम 4-5 पेड़ ला के घरों में लगा लें तो यही नेचर है, लेकिन नहीं, उन पेड़ों का वास्तविक जगह क्या है? जंगल। एक्चुअली में घर के अंदर ना वो पेड़ पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाते, इसलिए उनको जंगल में होना ही सही है। और हम इस भ्रम में हैं कि अगर हम घरों के अंदर कुछ पेड़ लगा देंगे तो वो नेचर है। ऐसा नहीं है, नेचर बहुत बड़ी है। आगे चलते हैं। लिखा है दिस इज़ ए वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्शन ऑफ नेचर। यह प्रकृति की बहुत ही मिथ्या धारणा है, बहुत ही गलत धारणा है, जो हमको लग जाता है कि हमारे घर में ही नेचर है, वही 4-5 पेड़ जो हम लगाते हैं सजावट के रूप में। आगे चलते हैं। रियल नेचर इज आउट देयर इन द फॉरेस्ट। जो वास्तविक प्रकृति है वो बाहर है, जंगलों में है, और हम घर में समझ बैठते हैं। विच वी हैव डिस्ट्रॉयड, जिसको हमने बर्बाद कर दिया। जंगल को हम बर्बाद कर दे रहे हैं, नेचर को, रियल नेचर को, और घरों के अंदर 4-5 पेड़ ला के लगा दे रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि ये नेचर है, जो कि बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन है ये। आगे लिखा है द पोएम टेल्स अस हाउ द ट्रीज वांट टू बी फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज दैट ह्यूमन है। द पोएम टेल्स, यह कविता हमें बताती है कि पेड़ ना किस प्रकार चाह रहे हैं कि मनुष्य के द्वारा लगाए गए बंधन जो है, बॉन्डेज हैं, किस प्रकार वो उनसे आज़ाद होना चाहती हैं। बाय दिस द पोएट्स आल्सो एम्फेसाइज दैट ट्रीज नीड टू बी केप्ट अलाइव। यानी बाय दिस और इसी के कारण जो इसके द्वारा जो कवित्री हैं, यह बात पर भी मतलब जोर देती हैं, एम्फेसाइज जोर देती हैं दैट की जोर देती हैं कि ट्रीज नीड टू बी केप्ट अलाइव, की पेड़ भी जीवित है, वो भी जीना चाहते हैं। यानी कहने का ये है, वो भी पेड़ों को भी जीवित रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हमारा ही पूरा अधिकार है ह्यूमंस को ही, बल्कि नेचर अगर नेचर पेड़ों को भी बनाया है तो जाहिर है इन्वायरमेंट में उसका कहीं ना कहीं कोई सेंस है, इसीलिए बनाया है। इसलिए जो भी सिस्टम है, जो भी नियम है, जैसे जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने देना उचित है। बट दे शुड नॉट बी इम्प्रिजन्ड इनसाइड द हाउस। लेकिन उन्हें घर के अंदर कैद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर, आज़ाद होकर उन्हें ग्रो करने देना चाहिए। यही हमारा लॉन्ग और शॉर्ट था, यहीं पे हमारा शुरू होता है, यहीं पे हमारा ख़त्म होता है ये लॉन्ग और शॉर्ट का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। इसके बाद हम लोग देखेंगे ना सेंट्रल आइडिया। इस पूरे चैप्टर का जो द ट्रीज़ है, इसका हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप लोग ध्यान से इसको देखिए। एड्रीनी रिच पोएम द ट्रीज डिपिक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। एड्रीनी रिच का जो पोएम है, जो कविता है द ट्रीज जिसका नाम है, वो ना मानव और प्रकृति के बीच में प्रतिस्पर्धा या संघर्ष को दर्शाती है। विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज़, दर्शाती है जो समाज की वृद्धि और विकास के साथ मनुष्यों ने अपने लाभ के लिए प्रयोग कर लिया है। आगे लिखा है मैन हैज़ यूज नेचर फॉर दिस बेनिफिट्स। मनुष्य ने अपने लाभ के लिए इस जो प्रकृति का उपयोग कर लिया है समाज में, उसको उसके बीच में और मनुष्यों के बीच में संघर्ष को दर्शाती है। एड्रीनी रिच की है पोएम जो है। आगे लिखा हुआ है एंड हैज़ काज ग्रेट हार्म, और ये बहुत बड़े बड़े नुकसान का कारण बनता है
टू इन ऑर्डर टू यूटिलाइज नेचर रिसोर्स लाइक फॉरेस्ट मिनरल्स ईटीसी। यानी यूटिलाइज प्रयोग करने से नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधनों का, जैसे जंगल हो गए, मिनरल्स और खनिज हो गए, इनका अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करने से इसके बहुत बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। अब यहाँ ना हिंदी भी लिखा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। एडेनी रिच की कविता द ट्रीज मनुष्य और प्रकृति के बीच संघर्ष को दर्शाती है। समाज की वृद्धि और विकास के साथ मनुष्य ने अपने लाभ के लिए प्रकृति का उपयोग किया है और वनों, खनिजों आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए इसे बहुत नुकसान पहुंचाया है। यहीं पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अब बाकी अगर इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो, जो उसका लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग एक्सप्लोर कर लीजिएगा। बाकी अगर ये ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।